नमस्कार, डीजाइन न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और मध्य प्रदेश में सरकार अब पूरी तरह से संपूर्णता को प्राप्त कर चुकी है, यानी फुल फ्लेश्ड कैबिनेट आज आ चुकी है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार का मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार हुआ है। 28 नवनियुक्त मंत्रियों ने शपथ ली है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के लगभग 16 मंत्री हैं और कांग्रेस छोड़कर जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है, उसमें से लगभग 12 लोगों को आज मंत्री बना दिया है। 14 लोग इस तरह से वो हैं जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं, इस मंत्रिमंडल में शामिल हैं, और इसके अलावा 16 लोग आज भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बने हैं। अब केवल मंत्रिमंडल में एक ही पद खाली है और पूरी बर्थ भरी जा चुकी है इस मंत्रिमंडल की, इस सरकार की। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये संपूर्ण सरकार है। बहुत सारे बड़े नाम इस मंत्रिमंडल में आ नहीं पाए हैं। बहुत सारे जातीय असंतुलन इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है। ठाकुर यानी राजपूत समाज को बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व मिला है, वहीं ब्राह्मण समाज को थोड़ा प्रतिनिधित्व कम है। ओबीसी का एक बड़ा वर्ग यहाँ पर इस मंत्रिमंडल में दिखाई देता है, लेकिन एससी एसटी को अपेक्षाकृत उतना स्थान नहीं मिल पाया है। शायद सिंधिया फैक्टर के कारण भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, जिसकी वजह से बहुत सारे नामचीन नामी ग्रामी नेताओं को ड्रॉप करना पड़ा है। क्षेत्रीय संतुलन भी है, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिनको एक एक प्रतिनिधित्व मिला है। लेकिन अगर हम बात करें तो चंबल, ग्वालियर चंबल संभाग को 16 सीट्स मिली हैं और ये बहुत लाजमी भी है, क्योंकि वहाँ पर जो उपचुनाव होने जा रहे हैं वो लगभग 16 सीट पर वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं और सरकार का भविष्य बहुत कुछ इस वक्त ग्वालियर चंबल संभाग पर टिका हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्माताओं ने निश्चित रूप से चंबल को ध्यान में रखकर, ग्वालियर को ध्यान में रखकर बहुत ज़्यादा ध्यान और बहुत ज़्यादा प्रतिनिधित्व चंबल संभाग को दिया है। उसके बाद सागर संभाग को भी 4 स्थान मिले हैं। मालवा निमाड़ दोनों को अगर हम मिक्स कर लें तो 10 सीटें मालवा निमाड़ को मिली हैं। इस तरह से पूरा ताना बाना बुना गया है। हालांकि विधानसभा में मालवा निमाड़ को जीतने के बाद ही सरकार बनाने का रास्ता साफ होता है, पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का जोर चंबल और ग्वालियर संभाग पर ज़्यादा दिखाई देता है। सिंधिया जी के लगभग सभी समर्थक आ गए हैं और निश्चित रूप से महाराज बहुत फ़ायदे में रहे हैं। अगर ये कहूँ, कमलनाथ की सरकार में उनके केवल 6 लोग थे और अब उनके लगभग 11 लोग, यानी जस्ट डबल उनका मामला हो गया है। तो इस तरह से उन्हें कांग्रेस छोड़ने का पूरा फ़ायदा मिला है, ऐसा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व काफ़ी कम मिला है, लेकिन ठीक आप कह सकते हैं कि अनुपात में महिलाएं हैं। नंदनी बराबी उसमें बड़ा चौंकाने वाला नाम है। उषा ठाकुर बहुत चौंकाने वाला नाम है। इंदौर से बहुत अपेक्षाएं की जा रही थी कि रमेश मेंदोला मंत्रिमंडल में स्थान पाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीते हैं, बहुत ही काबिल नेता हैं और पार्टी को जब भी कोई चुनौतीपूर्ण काम पार्टी के सामने आता है, कोई चुनौती पार्टी के सामने होती है, तो रमेश मेंदोला को वहाँ पर उतारा जाता है और हर बार रमेश मेंदोला ने अपनी योग्यता को, अपनी काबिलियत को सिद्ध किया है। लेकिन इस बार वे मंत्रिमंडल में स्थान नहीं पा सके। हम इस पर भी हमारी पैनल से चर्चा करेंगे और उनके स्थान पर आरएसएस की पसंद माने जाने वाली हिंदूवादी चेहरा उषा ठाकुर को पार्टी ने मंत्री बनाया है। तो ये भी एक इंदौर के लिए भी देखा जाए तो एक चौंकाने वाला मामला है। अब सवाल ये है कि जिस तरह से एक व्यंग, एक तंज कमलनाथ जी ने अपने ट्विटर के माध्यम से किया, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है इसमें बहुत सारे योग्य और अनुभवी चेहरे छूट गए हैं। हालांकि ये बात उनकी सरकार के लिए भी लागू होती थी, उनके यहाँ भी बहुत सारे योग्य और अनुभवी चेहरे छूट गए थे, लेकिन कौन अपनी बात याद रखता है। उसी तर्ज पर उन्होंने शिवराज सरकार पर एक तंज कसा है और कल भी उन्होंने कहा था कि ये तो ट्रेलर है, असली फिल्म तो 3 महीने बाद शुरू होगी। इन दोनों बातों का क्या मायने हैं, क्या अर्थ है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जयश्री पिंगले। उन्हें राष्ट्रीय और प्रदेश की राजनीति को बहुत नज़दीक से देखने का अनुभव है, लंबे समय से पत्रकारिता कर रही हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति की उठापटक के बारे में बहुत गहन विश्लेषण करती रही हैं। हमारे दूसरे खास मेहमान हैं हर्षवर्धन प्रकाश, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय से मध्य प्रदेश की राजनीति को
बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। जयश्री जी, सबसे पहले मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जो कमलनाथ जी की दो टिप्पणियाँ, एक कल उन्होंने कहा था कि 3 महीने बाद असली फिल्म शुरू होगी, अभी ट्रेलर है, और आज उन्होंने कहा कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति छूट गए हैं। इस टिप्पणी को आप किस मायने में और किस तरह से देखती हैं? देखिए, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो कमलनाथ जी की टिप्पणी तो मतलब मुझे लग रहा है कि क्या उन्हें अब ये अधिकार भी है कि वो इस तरह से बीजेपी पे तंज कसे, क्योंकि उनके अभी आपने जैसे कहा कि उनकी जब वे मुख्यमंत्री थे तब कितने लोग छूटे हुए थे, हाँ, वे भी शामिल नहीं कर पाए थे। वरिष्ठ लोग कई छूट तो गए। ये तो ठीक है, अपोजिशन में है, अपोजिशन के वो नेता बनने वाले हैं, कांग्रेस की राजनीति करने वाले हैं, तो उनका ये कहना कि काफ़ी लोगों को जो छोड़ा गया है या खेल अब शुरू होगा, तो खेल शुरू होने की सवाल नहीं है। बात अब ये हो चुकी है कि एक नया जो हमें दिख रहा है राजनीति में, वो खेल हमें ये दिख रहा है कि ये जो सरकार है, सिंधिया का एक अलग किस्म से एक राइजिंग स्टार कह लीजिए बीजेपी के, या एक उभरते चेहरे के बतौर हमें सिंधिया दिखाई दे रहे हैं अभी। और आने वाला जो वक्त कल है वो शायद सिंधिया के नाम लिखा जाएगा बीजेपी में, इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। तो आने वाला खेल तो हमें सिंधिया का दिखाई दे रहा है कुल मिलाकर, क्योंकि जिस तरह से उनके लोगों को शामिल किया गया है, सरकार उनकी वजह से गई है, तो जिस तरह से उनको एक अवार्ड किया गया है, या उनकी बातों को या उनके लोगों को 12 लोग उनके लगभग आए हैं, जिस तरह से उनको, और आज वो कह भी रहे थे कि टाइगर अभी जिंदा है। जी हाँ, आज उन्होंने कहा भी कि टाइगर अभी जिंदा है। तो कांग्रेस के लिए ज्यादा सोचने वाली बात ये हो गई है कि अब खेल शुरू होगा तो कांग्रेस का क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस बहुत मतलब 15 महीने की सरकार उन्होंने जिस तरह से गंवाई है, उसके बाद कांग्रेस की हालत अब क्या होगी ये देखना होगा। क्योंकि सिंधिया ने आने के बाद, सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक अलग किस्म का बीजेपी, एक अलग किस्म की ताकत हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि वो स्टार कैंपेनर कांग्रेस के रहे हैं, लेकिन वो सरकार उनकी नहीं थी, कमलनाथ की सरकार थी, दिग्विजय की सरकार थी। लेकिन बीजेपी में अभी हम देख रहे हैं जिस तरह से उनके लोगों को अहमियत दी गई है, जिस तरह से उनके लोगों को मंत्री बनाया गया है, या जो ताकत वो दिखा रहे हैं, बार बार दिल्ली जाकर शिवराज को लिस्ट फाइनल करवाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ी, उससे हमें दिखाई दे रहा है कि सिंधिया की सरकार है, और इस बार शिवराज जो है वो उस तरह से ड्राइविंग सीट पर नहीं है जैसे पिछले लगातार 3 बार हुआ करते थे। हर्षवर्धन जी, सिंधिया निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है, जैसा कि जयश्री कह रही हैं, लेकिन अगर पूरे मंत्रिमंडल के नामों का क्षेत्रीय, जातिगत, इस सब की अगर आप समीक्षा करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए प्रतीक जी, मैं मानता हूं कि इस बार का मंत्रिमंडल विस्तार जो कि बहुप्रतीक्षित था, वो मुझे लगता है चौथी बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिए उनके अब तक के मुख्यमंत्री के करियर की सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। आज 28 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई और 5 पहले से मंत्री थे, तो 33 मंत्री हो गए हैं, और मुख्यमंत्री जी 34वें और एक स्थान खाली है। हाँ, तो इन 33 मंत्रियों में से 14 मंत्री जो हैं वो सिंधिया के हो गए हैं, यानी कि लगभग 42% के आसपास आप मान के चलिए। आप अर्थशास्त्र के जानकार हैं, तो पिछली सरकार में, कमलनाथ सरकार में, सिंधिया खेमे के केवल 6 मंत्री थे और अब 14 हो गए हैं, यानी कि फ़ायदा जो है दोगुने से भी ज़्यादा का हो गया है पॉलिटिकली उनको। तो जैसा जयश्री जी ने कहा कि सिंधिया मध्य प्रदेश की राजनीति में एक नया शक्ति केंद्र बन के उभरे हैं। अब आपने सवाल किया कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा है, तो ये मंत्रिमंडल पहले दिन से ही संतुलन और समझौते का मंत्रिमंडल था, और विस्तार भी इन्हीं थीम के आधार पे किया गया। मंत्रिमंडल रास्ता गया विस्तार का, वो भोपाल, ग्वालियर और दिल्ली से होकर गुजरा। हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जो 3 ध्रुव उनके सामने खड़े हो गए थे, उनका खुद का पार्टी का आला कमान, एक उनके सिंधिया खेमा, और एक गुट वो जो कि भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता है, भाजपा के विधायक हैं, जो कि कहीं न कहीं मंत्रिमंडल में आने के ख्वाब बुन रहे थे, लेकिन कई लोगों को उसमें निराशा हाथ लगी। इंदौर का उदाहरण सबसे बड़ा
रमेश मेंदोला उसमें आपको दिखाई देते हैं, जो कि उनकी चाहत स्वाभाविक थी। लंबे समय से वो चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीत भी रहे हैं बहुत बड़े अंतर से, रिकॉर्ड अंतर से, लेकिन उनको भी मंत्री नहीं बनाया गया। मंत्री बनाया गया उषा ठाकुर को, जो कि इंदौर की राजनीति में एक किस्म का संतुलन पैदा करने के लिए उनको बनाया गया। तो ऐसे बहुत सारे रमेश मेंदोला हैं जो कि मंत्रिमंडल की बर्थ हासिल करने से वंचित रह गए, और भाजपा सूत्रों के मुताबिक ये जो डैमेज कंट्रोल है उसके लिए भी उनके पास प्लान तैयार है पहले से। नहीं, आज शुरू भी हो गई। आज विनय सहस्त्र मुद्दे में आपको बता दूं, अपने जी। दर्शकों को अपडेट कर दूं कि जैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार समाप्त हुआ, लगभग 1 बजे विनय सहस्त्रबुद्धे भाजपा कार्यालय में असंतुष्ट विधायकों के साथ लगातार बैठक कर रहे थे और उनको समझाइश दे रहे थे। बहुत सारे असंतुष्ट विधायक वहां आए, उन्होंने उनसे शिकायत करी। दिलीप सिंह परिहार जो नीमच के विधायक हैं, जो दावेदार थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। उन्होंने बहुत ही तल्ख लहजे में नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत की और उन्होंने अपना संतोष जताया। इंदौर में रमेश मेंदोला के समर्थक ने अपने ऊपर केरोसिन डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। बहुत सारे विंद में बहुत सारी नाराजगी दिखाई दे रही है। तो ये डैमेज कंट्रोल का प्लान की बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा उससे आगे जाकर आपको बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि डैमेज कंट्रोल करने की नौबत आ गई और विनय सहस्त्रबुद्धे को बैठना पड़ा। आप देखें कि डैमेज मतलब भाजपा के इतिहास में ये मुझे लगता है कि ये कई बहुत ही ज़्यादा उदाहरण नहीं होंगे जब दीपक जोशी जैसे पूर्व मंत्री और उनके पिता, जो कि भाजपा के ध्येयनिष्ठ नेताओं में से, संस्थापक में से एक है, भाजपा के संस्थापक हैं, जनसंघ के, और उनको तो राजनीति का संत कहा जाता है। दीपक जोशी जैसे नेता मुखर हुए, हालांकि उनको जो भी आश्वासन दिया गया उसके बाद वो शांत हो गए। भंवर सिंह शेखावत जैसे नेता एकदम से मुखर हो गए। तो एक बात हमको बिटवीन द लाइन से समझनी होगी कि सिंधिया खेमे को लेके भाजपा के अंदर एक जो उनका पुराना कैडर है उसमें स्वाभाविक असंतोष भी है। तो सब कुछ अच्छा नहीं है, मतलब जो आपको दिखाई दे रहा है। और पहली बात तो भाजपा में कभी भी हम खेमा शब्द का इस्तेमाल नहीं करते थे आज से पहले, लेकिन आप देखें कि भाजपा के अंदर भी एक सिंधिया खेमा है। सिंधिया के कितने मंत्री बने, उनके कितने विधायक एडजस्ट हुए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के भीतर सिंधिया के साथ एक अदृश्य गठबंधन है और उस अदृश्य गठबंधन के तहत ही सरकार चलानी होगी शिवराज सिंह चौहान को। शिवराज सिंह चौहान की जो चुनौतियां हैं वो आज केवल विस्तार के बाद खत्म नहीं होती। हो सकता है कि अलग अलग खेमे उन पे दबाव डालें। यही कमलनाथ कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, असली। और कल जयश्री जी इशारा भी कर दिया था शिवराज जी ने कि मंथन के बाद अमृत निकलेगा और विष पीने के लिए शिव है ही। तो कमलनाथ जी ने भी कहा था कि अब तो विष रोज पीना पड़ेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जयश्री जी की बहुत कद्दावर नाम छूट गए, जिसका इशारा कमलनाथ जी भी कर रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला नहीं है जी, संजय पाठक नहीं है, पारस जैन नहीं है, गौरीशंकर बिसेन जो बालाघाट के बड़े नेता माने जाते हैं वो नहीं है, सुरेंद्र पटवा नहीं है। तो ये बड़े नाम जो छूटे हैं जी, ये क्या इतना सब कुछ आसान होगा? ये असंतोष, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार भी यही सब नाम छूट गए थे ना, जिनका संतोष आज दिखाई दे रहा है, जो आज मंत्री बने। तो क्या ये इस तरह का असंतोष जो कमलनाथ सरकार में था, वो क्या भाजपा में इस तरह का असंतोष उभर सकता है? जी, असंतोष तो हमें दिखाई दे रहा है। जैसे भंवर सिंह शेखावत ने मैदान पकड़ा या दीपक जोशी ने पकड़ा, ये तो हारे हुए लोग थे, लेकिन जो हारे विधवा प्रलाप की कोई कीमत नहीं जी, तो उन्होंने तो मैदान इस तरह से पकड़ा रिविल तरीके से। और ये लोग जो अंदरूनी तौर पे अपना मूवमेंट है या उनका जो अनरेस्ट है जो शो कर रहे हैं, देखिए एक चीज़ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमें अलग करती है दोनों दलों को, दोनों पार्टियों के काम को, वो ये है कि बीजेपी में असंतोष जब होता है तो उनके पास एक कैडर है, उनके पास एक आरएसएस भी है। तो वहाँ पर डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरी फोर्स, पूरी ताकत लग जाती है। यानी व्यक्ति, यानी आप देखिएगा शेखावत जी ने भी बोला और वो चुप हो जाएंगे 4 दिन बाद, यानी आप ये भी देख सकते हैं स्थिति। लेकिन हाँ, मतलब दीपक जोशी जो है वो आश्वस्त होके अब अपने काम में लग गए हैं। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं रहता। कांग्रेस में जो है वो फुल डेमोक्रेसी होती है। असंतोष है ना उनका एक अपना, कांग्रेस का एक अपने परिपाटी होते, एक आंदोलन से उपजी हुई पार्टी है और एक तरह का जुलूस है, रेला है, धक्का दीजिए आगे बढ़िए।
उसका एक अलग दर्शन है, उसकी एक अलग आइडियोलॉजी है। ये जो है ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और जिस तरह से हम इस बार देख रहे हैं कि ये वाला जो सरकार जो बनी है, ये संगठन की सरकार बनी है, महाराष्ट्र की वजह से सरकार बनी है, संगठन की सरकार बनी है। तो आरएसएस की भूमिका हमें सिग्निफिकेंटली बहुत ओपन तरीके से दिखाई दे रही है, जो पिछले तीनों चारों अवसरों पर कभी नहीं दिखाई दी। जिस तरह से उषा ठाकुर का अगर मैं बात करूं, हर्षवर्धन जी, उषा ठाकुर का जो चयन हुआ है, एक स्टॉन्च हिंदूवादी लीडर है, वो कट्टर हिंदूवादी चेहरा है। जी, मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि खबर ये भी है कि आरएसएस ने सभी उन सीटों पर काम करना शुरू कर दिया है। उसका तरीका ये है कि उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस से अभी बीजेपी में आए हैं, उन लोगों के लिए लगातार एक सम्मेलन किए जाए ताकि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ एकत्रित हो सके, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो है समरसता बन सके। तो वो काम भी पंगत के साथ संगत। जी, तो आरएसएस ने वो काम अपना शुरू कर दिया है। तो आप देखिएगा कि मतलब चुनाव तक बहुत कुछ डैमेज करना हो अपने आप में। आरएसएस की स्टाइल भी है भोजन और बैठक। जी, बैठक होगी और भोजन होगा, तो उससे एक समरसता बनती है जी। और ये समरसता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो उषा ठाकुर का चयन हुआ है हर्षवर्धन, यहाँ पे रमेश मेंदोला और मालिनी गौड़ के ऊपर, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनका उग्र हिंदूवादी चेहरा जो है उषा ठाकुर का, कटार लेकर वो घूमती हैं और वो अक्सर जो जिस तरह के उनके बयान आते हैं कि गरबों में मुसलमान लड़के नहीं आए तो अपनी आइडेंटिटी बताकर आए, और जिस तरह से उन्होंने जब वो 3 नंबर का विधानसभा चुनाव लड़ रही थी तब उन्होंने जिस तरह के तीखे बयान दिए थे कि मुझे वोटों की ज़रूरत नहीं है, तो क्या वो उसका एक आरएसएस ने उनको शामिल करवा कर कोई संदेश देने की, मैसेज देने की कोशिश की है? बिल्कुल, उषा ठाकुर जो है संघ की स्वाभाविक पसंद है और मुझे लगता है कि उषा ठाकुर को स्थान दे के कहीं न कहीं उनके संघर्ष को भी सलाम किया गया है भाजपा की तरफ से, कि जिस तरीके से अलग अलग स्थानों से लड़के इंदौर शहर के एक नितांत अपरिचित क्षेत्र में आप जाती हैं और तमाम चुनौतियों के बाद जो कि अंतर सिंह के सामने 13 दिन में उन्होंने वो जीत हासिल की, महू पहली बार गई। वो जीत हासिल की। उन्होंने तीनों बार और देखिए महू का टेरेन एकदम अलग है, महू का पॉलिटिकल टेरेन भी बहुत अलग है, महू की राजनीति एकदम अलग है। वहाँ पे बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में लोग रहते हैं और वहाँ उनके बीच जाके संपर्क करना, उनसे परिचय स्थापित करना, तो निसंदेह उषा ठाकुर की जीत बहुत चुनौतीपूर्ण थी। संघ की पसंद होना उनके लिए एक प्लस पॉइंट हुआ। और दूसरी बात, मुझे लगता है पर्सनली कि उषा ठाकुर को इंदौर ज़िले से मंत्री बना के भाजपा आला कमान ने इंदौर में एक नया संतुलन स्थापित किया। नहीं, पर इसमें एक आप दोनों सवाल करना चाहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं शहर की उपेक्षा हुई। देखिए, शहर से कोई उम्मीदवार नहीं है। पहले बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तो जीतू पटवारी राव से थे, ग्रामीण इलाका ज़्यादा है उनका, और तुलसी सिलावट सावेर से। इस बार भी तुलसी सिलावट है, मऊ है। इंदौर शहर की जो 5-5.5 सीटें हैं, थोड़ा सा राव का हिस्सा भी हम मान लें, तो इंदौर को तो कोई प्रतिनिधित्व मिला ही नहीं। जबकि मुख्यमंत्री कहते हैं कि मेरे सपनों का शहर है, मैं सिंगापुर बनाना चाहता हूँ, मैं इसको हांगकांग बनाना चाहता हूँ, लेकिन इंदौर में कोई राजनीतिक नेतृत्व एक लंबे समय से नहीं है। आखिरी राजनीतिक नेतृत्व जो इंदौर को मिला था, मैं समझता हूँ कैलाश विजयवर्गीय का था। फिर जिस तरह से उनको पीछे किया गया शिवराज सरकार में रहती, उन्होंने खुद ने भी कहा था कि एक बार ठाकुर के हाथ खोल दो, ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं, ठाकुर के हाथ बंधे हुए हैं। तो वो अब तो ठाकुर साहब ही नहीं रहे, वो दिल्ली चले गए। तो अब कहीं देखा जाए तो इंदौर की बहुत कहीं इस पूरे मंत्रिमंडल में उपेक्षा दिखाई दे रही है। जी हाँ, बुरी तरह से निगलेक्टेड है इंदौर। मतलब हमेशा पहले ये था कि भाई जो संतुलन है वो ताई और भाई का नहीं बन रहा है, इसलिए शिवराज जी जो है वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे या संगठन कोई फैसला नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बार मोस्ट डिजर्विंग थे रमेश मेंदोला, और वो शख्स जो ज़मीनी नेता है, वो शख्स जो बहुत कद्दावर नेता है, और एक क्या ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है ये वाला इस बार का मंत्रिमंडल इंदौर के मामले में है, इंदौर के आसपास के मालवा के मजबूत नेताओं को लेकर जो एक हमें लगातार एक वैक्यूम दिख रहा है मंत्रिमंडल में, हमें ये सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या डेलिबरेटली जो बीजेपी जो है वो मालवा से एक भाजपा का जो एक गढ़ है, उससे जो जनरेशन नेक्स्ट है वो लीडरशिप को क्यों तवज्जो नहीं दे रही है? क्या ये उसकी उपेक्षा क्यों की जा रही है? इस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। पूरा मंत्रिमंडल पे जो कि साफ दिखाई देता है कि ग्वालियर चंबल संभाग
की पकड़ बहुत मजबूत हो गई है। 16 सीट है वहाँ पर, बिल्कुल, वहाँ 16 ही मंत्री बना दिए। और सबको मंत्री बना दिया गया। तो ये भी बात मार्के की है कि कांग्रेस की पिछली जीत में ग्वालियर चंबल संभाग और मालवा निमाड़ संभाग, इन दोनों संभागों की बहुत बड़ी भूमिका थी। बल्कि इनफैक्ट ग्वालियर के कारण ही एक तरह से उनको वो साथ मिला, क्योंकि विंध्य ने बहुत घाटा दिया था। मालवा निमाड़ में भी आप देखें कि मालवा निमाड़ एक जमाने में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। जमुना देवी, शुभानु सिंह सोलंकी नेता हुआ, सुभाष यादव, ये नुमाइंदगी करते थे। लेकिन पिछले 15-20 साल में जो बीजेपी ने काम किया और अपना एक यहाँ पे टेरेन स्थापित किया इस पूरे इलाके में, उससे बहुत फ़ायदा मिला। अब आप देखें कि मालवा निमाड़ की अगर आप उपेक्षा करेंगे तो भाजपा ने जो यहाँ ज़मीन पाई है वो खो सकती है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि मालवा निमाड़, जो कि मध्य प्रदेश को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला इलाका इंदौर, अगर आप उसकी उपेक्षा करेंगे तो शायद महंगा पड़ जाएगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र कुमार सकलेचा के पुत्र ओम प्रकाश सकलेचा को, जो कोरोना पीड़ित हैं फिलहाल, उनको जरूर मंत्री बनाया गया है। पिछले मंत्रिमंडल में शिवराज जी के 2 मुख्यमंत्रियों के बेटे थे, जैसे कैलाश जोशी के पुत्र दीपक और सुंदरलाल जी पटवा के दत्तक पुत्र सुरेंद्र पटवा। इस बार सकलेचा जी को सम्मान दिया गया। राजेंद्र पांडे जो लक्ष्मीनारायण पांडे जी के बेटे हैं, उनका भी नाम आखिरी वक्त में कटा। यशपाल सिसोदिया का नाम कट गया। मैं विंध्य की अगर बात करूं जयश्री जी आपसे, तो विंध्य में राजेंद्र शुक्ला बहुत बड़ा नाम है जी। और राजेंद्र शुक्ला ने विंध्य में बीजेपी की जड़ें जमाने में बहुत बड़ा काम किया और सभी सांसद की सारी सीटें विंध्य की जो है वो बीजेपी के पास है। इनफैक्ट बीजेपी को विंध्य से जो बढ़त मिली, उसने ही कांग्रेस का रास्ता कठिन किया। इवन वहाँ पर राहुल भैया भी चुनाव हार गए थे। लेकिन उस विंध्य से कोई बहुत बड़ा नाम अभी शामिल नहीं किया गया है कि राम खिलावन पटेल लिए गए हैं। और ब्राह्मण नेताओं की लड़ाई में केदारनाथ शुक्ल भी रह गए और राजेंद्र शुक्ला भी रह गए। और वहाँ जुगल किशोर बागरी को जो बनना था, उनने चूंकि गलत वोट डाल दिया राज्यसभा में, तो वो भी चले गए। हरिजन नेता बड़े माने जाते हैं। तो विंध्य में बीजेपी उतनी बड़ा नेतृत्व दे नहीं पाई, जैसे नगेंद्र सिंह नागौद भी नहीं लिए गए हैं। तो क्या लगता है विंध्य को लेकर क्या रणनीति हो सकती है? मुझे एक ही बात लग रही है इस पूरे इस जो ताज़ा समीकरण है बीजेपी के, उसमें कि वो इस बार महाराज और ग्वालियर चंबल इसके अलावा कुछ देख नहीं पा रहे थे, या उनको जो सीटें निकालनी है, जो चुनाव जीतना है, ये कैबिनेट जो है चुनाव जीतने वाली कैबिनेट बनाई गई है, बजाय इसके कि और पॉलिटिकल सीक्वेंस को देखने की बजाय, या जो नैसर्गिक लीडरशिप है बीजेपी को उसको तवज्जो देने की बजाय, उनका सारा एजेंडा, सारा तो मकसद। एक संभावना, एक गणित ये बनता है, मैं हालांकि ये भविष्य की बात है, कि इन मंत्रियों में से जो मंत्री बने, इनमें से बहुत सारों को चुनाव लड़ने भी जाना पड़ेगा और 14 लोग चुनाव लड़ेंगे, जो 14 मंत्री हैं। अब इस 14 मंत्री में से जब 5, 6, 7, 8 हार जाएंगे तो फिर नए लोगों को स्थान मिलेगा। एक कयास ये भी हो सकता है। उसके बाद का भी एक रिशफल होगा, ये हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के बाद। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी प्रतीक जी, कि संभवतः देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब इतनी बड़ी तादाद में मंत्री बगैर चुनाव लड़े और जीते मंत्री बन गए। ये कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश में तो पहली बार हो रहा है। ये मतलब ये बड़ा स्ट्राइकिंग है। मध्य प्रदेश में पहली बार हो रहा है। हालांकि देश में कर्नाटक इसका येदुरप्पा फार्मूला ही कहता हूं मैं, कि इस्तीफा दिलवाओ और मंत्री बनाओ और फिर सरकार कराओ। तो कर्नाटक लेकिन मैं एक नैतिक सवाल, हालांकि राजनीति में बहुत ज्यादा होते नहीं, नाम राजनीति जरूर है, कि क्या एक लोकतंत्र में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें ये परंपरा ठीक है कि आप एक व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं, फिर उसको बाद में उम्मीदवार बना के चुनाव लड़वाते हैं, तो एक व्यक्ति जो ऑलरेडी सरकार में मंत्री है, उसके मुकाबले जो उम्मीदवार खड़ा है, क्या उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल पाता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, यानी कि जीत के समान अवसर? अगर हर्षवर्धन जी, आपका सवाल नैतिक रूप से हो सकता है, लेकिन संवैधानिक रूप से तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि किसी भी विधानसभा या लोकसभा का सदस्य मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर आपको बनना होता है। अरे मुख्यमंत्री कमलनाथ खुद ऐसे ही मुख्यमंत्री बने। कई सारे ये हम बात कर रहे हैं, हम सवाल भाजपा या कांग्रेस का नहीं प्रतीक जी। दलगत राजनीति को छोड़ के ये प्रश्न है कि अगर
मैं एक आम उम्मीदवार हूं और मेरे सामने एक ऐसा व्यक्ति चुनाव लड़ा जो कि मंत्री या मुख्यमंत्री ये है, बात सही है। तो मतदाता क्या सोचेगा? ये बात सही कि है, ये तो जैसे मंत्री कि है यार, मंत्री बना हुआ है तो मंत्री चुनाव मंत्री को वोट दूंगा मैं। सरकार में काम होंगे, इस क्षेत्र का विकास होगा, तो इसलिए तो मंत्री बहस का विषय है। और इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज को कभी चेंज भी नहीं करेगी, क्योंकि चेंज तो उन्हीं को करना है। इसलिए जो मंत्री बनाए गए हैं 14 इसलिए मंत्री बनाए गए हैं कि इस ओरा में ही चुनाव जीत जाइए, बिल्कुल, क्योंकि आपकी हालत खराब है। जयश्री जी, क्या कांग्रेस अब क्या रणनीति सोच रही होगी? ये मंत्रिमंडल बन गया, अब जाहिर है सीटें खाली नहीं है, जाहिर है बीजेपी में संतोष है, यशपाल सिंह सिसोदिया नाराज है, गोपाल, बहुत सारे लोग नाराज है, ब्राह्मणों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जातीय असंतुलन है, ठाकुरों के बहुत ज़्यादा, राजपूतों को बहुत ज़्यादा सीट मिल गई है, ओबीसी को बहुत ज़्यादा सीट मिल गई है। उस दृष्टि से अल्पसंख्यकों में एक सरदार है, एक जैन है, एक कायस्थ है, SC ST केवल 5 लोग हैं, SC केवल 4 लोग हैं, तो जातिगत असंतुलन भी है। अब नेचुरल नाराजगी भी है। कुछ वरिष्ठ लोग ऐसे हैं जिनका आखिरी चुनाव हो सकता था, जो 70 पार के, उनको लग रहा था कि अब हमारे लिए कोई चांस नहीं है, जैसे जुगल किशोर बागरी हैं, गोपीलाल जाटव हैं गुना वाले, संभवतः इनका ये आखिरी चुनाव हो। तो क्या अब कांग्रेस कुछ नई रणनीति बना सकती है, वैसा जाल फेंक सकती है जैसा जाल जो है बीजेपी ने फेंका था संतुष्टों पर और सरकार बना ली? तो जाल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मछोरा नया हो सकता है, जाल वही पुराना है, मछलियाँ तो है ही सी पुरानी। बिल्कुल सही है। और निसंदेह कहा जा सकता है कि कांग्रेस की नज़र इन तमाम असंतुष्टों पर है कि वो लोग उनको कितना फ़ायदा दे सकते हैं, और उनकी गतिविधियां और उनके असंतोष को बढ़ाने वाले ये तमाम ट्वीट्स हैं। अब देखिए, चाहे तनखा जी का ट्वीट हो, चाहे कमलनाथ जी का ट्वीट हो, या कांग्रेस के ऑफिशियल अकाउंट से किए गए तमाम ट्वीट्स हो, जितना बीजेपी के भीतर असंतोष रहेगा और सिंधिया के लोगों को लेकर नाराज़गी रहेगी, उतना ही कांग्रेस अपना फ़ायदा उसमें दिख रही है, और उसकी स्ट्रेटेजी भी वही है। संक्षिप्त कमेंट, फाइनल कमेंट आपसे हर्षवर्धन जी, क्या जो बीजेपी में असंतोष आज दिखाई दिया है थोड़ा बहुत, क्या कांग्रेस में वो क्षमता है कि इस असंतोष को वो भुना ले? मैं आपकी बात से अपनी बात को शुरू करता हूं कि भाजपा के पास डैमेज कंट्रोल का एक फुल प्रूफ सिस्टम है जिसका नाम है संघ। संघ अपने काम में लग गया है लोगों को मनाने के लिए, और ये कोई राज का विषय नहीं है कि अगर दलीय अनुशासन की बात की जाए तो भाजपा कांग्रेस से बहुत आगे है। भाजपा का कार्यकर्ता इतना मुखर होकर सामने नहीं आता, अपनी बात ज़रूर करता है लेकिन मीडिया के सामने नहीं करता बात। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपने कैडर को ये समझाएगी कि देखो भैया, सत्ता अगर पानी है तो उपचुनाव जीतना पड़ेगा, और अगर उपचुनाव जीतना है तो इनको हमको मंत्री बनाना पड़ा है, तो अगर सत्ता रहेगी तो सब कुछ काम होगा। इसलिए आप पार्टी के हित में काम करो, आपका भी पार्टी जो है समय आने पे आपको उपयुक्त आपका स्थान देगी। तो लॉलीपॉप बहुत सारे मौजूद हैं। अभी निगम मंडल बाकी, देखिए एक लॉलीपॉप जो है निगम मंडल का हो सकता है। निगम मंडल का शेखावत जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? निगम मंडल में कहीं आपको बना देंगे, अभी तो आप रुकिए, उपचुनाव तो जीतने दीजिए। तो भाजपा के पास लॉलीपॉप की एक श्रृंखला है, और मुझे लगता है कि भाजपा के पास इस डैमेज को कंट्रोल करने की क्षमता भी है। अब कांग्रेस इसमें केवल असंतोष के बूते चुनाव जीतना चाहती है, कुछ उसके पास भी दिखाने के लिए है अपने 15 महीने के कार्यकाल का, ये तय करेगी जनता। बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद जयश्री जी आपका, आपने हमारे दर्शकों से बातचीत की। और ये बात सही है कि मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मध्य प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियाँ और तेज होंगी, क्योंकि अभी 24 स्थानों पर उपचुनाव होना है। उपचुनावों को लेकर एक राजनीति गरमाएगी। पूरी बरसात केवल मानसून ही नहीं आएगा, बल्कि राजनीतिक अंधड़ भी उठेंगे, राजनीतिक हवाएं भी चलेंगी, और एक पॉलिटिकल मानसून को भी हम झेलेंगे। और चुनावों के बाद बहुत कुछ सिनेरियो में परिवर्तन आएगा। वो पलड़ा किस तरफ झुकेगा, भाजपा की तरफ या कांग्रेस की तरफ, ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।